हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अब सेंटर प्रॉब्लम ऑफ द इकनॉमी है, ऑफ एन इकनॉमी है। वो क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है इकनॉमी को हम कह सकते हैं व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। इसका मतलब यही है कि कि इसका मतलब यही है कि हमें कौन सा गुड्स, कंज्यूमर गुड बनाना है या कैपिटल गुड्स, मशीन बनाना है, या फिर हम लोगों को ब्रेड बनाना है, और किस क्वांटिटी में, 100 केजी बनाना है, 200 केजी बनाना है। यही मेन प्रॉब्लम है। और फिर सेकेंड अगर हम देखें तो हाउ दिस गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो जैसे हम पहले पढ़े थे कि हाउ दिस गुड मतलब गुड्स आर प्रोड्यूस, मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम लोगों को लेबर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मशीन को यूज़ करना। जैसे आजकल के ज़माने में एआई बहुत ही रूल कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो हम लोगों को मतलब लेबर को लेना चाहिए या फिर मशीन के द्वारा प्रोड्यूस करना चाहिए ना। बट एक बात बता दी, जैसे इंडिया जैसे इकॉनमी में जहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, वर्ल्ड का नंबर 1 है, तो वहाँ लेबर मतलब कोशिश ये होना चाहिए गवर्नमेंट का कि टेक्नोलॉजी तो सीखें, बट ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकम मिल सकता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर फॉर वोम आर दिस गुड टू बी प्रोड्यूस, तो यही कह रहे हैं कि फॉर वोम दिस गुड आर टू बी प्रोड्यूस। तो मतलब अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करें, 100 रुपये अगर पूरे कंट्री का इनकम है ना, 100 रुपये इनकम है, तो वो गुड्स हम लोग इंडस्ट्री के लिए प्रोड्यूस करें या फैमिली के लिए प्रोड्यूस करें। तो ये सब सेंटर प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस, किस मेथड से प्रोड्यूस करना है, और किन के लिए प्रोड्यूस करना है। किन के लिए प्रोड्यूस करना है मतलब इसका मतलब यही हो जाए कि किन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही मतलब निकल रहा है ना। तो यही हो गया सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, हम कह सकते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं ना, द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जो हमारे किसी के पास, किसी भी कंट्री के पास, ठीक है, कि रिसोर्सेज बहुत ही स्केर्स है, कम है, ठीक है। एक बात और हम बताना चाहेंगे, जैसे गांधी जी क्या कहते थे कि छोड़ो, यहाँ वो सही नहीं होगा। तो मतलब जो भी, अगर हम ऐसे बोले जाते हैं ना कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये तो पढ़े होंगे हम लोग 10th तक में, है ना। तो इकोनॉमी मतलब यही होता है कि हमारे पास, किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स ही है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन के कंपेरिजन में। तो वो यही कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है स्केर्स है, ठीक है। और तो फिर हम लोग को लिमिटेड है, मतलब स्केर्स मतलब लिमिटेड है। और तो फाइनल गुड्स और जो भी सर्विस, हम लोग को चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, है ना, बैंकिंग फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना। तो इसी का अगर हम लोग स्टडी करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज बट सबको मिल सके, हैं कि मिल सके, मतलब जो भी गुड्स हो या सेवा मिल सके, तो वो ये सोचना, ये समझना ही सेंटर प्रॉब्लम है ना। कि ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज तो प्रोड्यूस हो बट जिनको नहीं चाहिए उनको मिल रहा है, और क्या बोलते हैं, जिनको चाहिए, जिनको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रहा। जैसे ये चीज़ होता है ना कि ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है रिजर्वेशन पॉलिसी, है ना, जो बहुत ही वो तांडव मचाने वाला टॉपिक है ना। तो इस वजह से मतलब जनरल वाले को प्रॉब्लम, मतलब ये चीज़ होता है, जनरल वाले बोलते हैं कि रिजर्वेशन बंद करना चाहिए। जनरल, यहाँ जनरल वाली मेनली कहते हैं क्योंकि उनको तो कुछ मिलता नहीं है ना। ईडब्ल्यूएस ठीक है, अलग बात है ना। बट मेनली लोग विरोध करते हैं, और बाकी कैटेगरी वाले लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मतलब देखिए, होता क्या है ना कि अगर हम वो करें, क्या नाम है, जो रिजर्वेशन है मेनली जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है ना। उनके कास्ट में भी जिनको, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो लोग संपन्न हो चुके हैं एक भी जनरेशन, उनको अब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि रिसोर्स क्या बोलते हैं, वो लिमिटेड है, ठीक है। जैसे सर्विस, वो भी एक तरह से सेवा हो गया, है ना। सर्विस के कैटेगरी में ही आ गया, अगर रिजर्वेशन वो होता है तो कैटेगरी में ही आ गया, है ना। तो वो अगर कहेंगे कि मतलब इसका मतलब यही निकल रहा है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों को ही रिजर्वेशन पे फैसिलिटी मिलेगा। अब उसका तो कहीं और हो जा रहा है ना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और हो जा रहा है ना। तो यही कहने का मतलब है। एक
एक और कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व (पीपीसी) इज ए ग्राफ दैट शो all of the different combination of output that can be produced given current resources and technology। तो इस टर्म्स का क्या मतलब हो रहा है कि एक ऐसा ग्राफ शो कर वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटा पड़ जाएगा। और उसका क्या है कि कैसे हम किसी जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आउटपुट हम लोग मतलब कि एक आउटपुट वो करना है या दो आउटपुट प्रोड्यूस करना है ना। तो अगर हम लोग हमारे पास दो कमोडिटी है तो कितना आउटपुट हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो उसी के लिए एक जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, ठीक है, और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उससे हम लोग जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी प्रोड्यूस करना है उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे हम देख रहे हैं ये फिगर यहाँ पे एक गुड्स बी लिया हुआ और गुड्स ए लिया गया है, ठीक है। अब ये एक कर्व बता रहा है, ये पीपीसी कर्व है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम गुड्स ए का इतना क्वांटिटी ले रहे हैं, मतलब इतना क्वांटिटी ले रहे हैं, और गुड बी का इतना ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आउटपुट हो रहा है, ठीक है। फिर ये वाला अगर हम इतना फिर नीचे अगर जा रहे हैं, गुड्स बी का कम कर रहे हैं और गुड्स ए का सॉरी बी का बढ़ रहा है, तो फिर हमें आउटपुट इतना मिलेगा, ठीक है, बी मिलेगा। और फिर सेम अगर हम फिर दोबारा घटा रहे हैं इसका ए गुड्स का और बी का यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, तो हमें आउटपुट सी मिलेगा, है ना। तो देख रहे हैं कि अगर किसी एक का कम करें या उल्टा भी ले सकते हैं ना, कि अगर ए का बढ़ा ये नीचे वाले गुड्स का ले रहे हैं, ठीक है, मतलब बी गुड्स का ले रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं बी गुड्स का कम कर रहे हैं तो ए गुड्स ज़्यादा मिल रहा है ना। ऐसे भी तो देख सकते हैं, ऐसा सी पॉइंट को अगर हम ऐसे चलते जाएँ ना, तो ऐसे अगर लेते जाएँ मतलब CV2, तो इसमें क्या हो रहा है कि गुड्स बी का कम होते जा रहा है और गुड्स ए का बढ़ता जा रहा है, यही निकलना। तो इसके जो कॉम्बिनेशन से जो एक कर्व निकलता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट ये बता रहा है ना, A B C, तो उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स को समझते हैं। क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग या तो अपने रिसोर्सेज को या टेक्नोलॉजी को या तो कैपिटल में यूज़ कर सकते हैं ना, ये कंज्यूमर में यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग कभी पढ़े। तो ये एक मैक्सिमम लोग जो भी है हमारे पास जो भी आउटपुट है, ठीक है, तो हम लोग को दो में अगर वो करना हो, क्या बोलते हैं, चॉइस करना, तो हम ऐसे कर सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर इसका कम करेंगे तो इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ाएंगे तो इसका कम होगा, है ना। तो ये बता रहे कि एक कर्व ये बन गया है ना, ABC करके बन गया। अब एक यहाँ एक पॉइंट दिखा रहा है D, तो इसका क्या मतलब हुआ है, मतलब ये जो कर्व है ना, हम लोग मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं, मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम का चीज़ है, ठीक है, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इतना सारा रिसोर्सेस आइडियल रह जाएगा, मतलब नॉट यूज़ हो जाएगा, है ना। तो ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ये वाला ई वाले पॉइंट पे जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ये अनअटेनेबल पॉइंट है, क्योंकि हम लोग पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतना प्रोड्यूस कर पाएँ, है ना। तो हम लोग इसके लिए इंपोर्ट करेंगे, बट इतना हमारे पास खुद का रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, इंपोर्ट तो अलग बात हो गया। तो ये हमारे पास इतना रिसोर्सेस ही नहीं है कि हम लोग ये, तो ये अनटेबल पॉइंट है और ये अंडर यूटिलाइज पॉइंट है, और ये वाला मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन वाला कर्व है ना, कि चाहे गुड्स का ए का बढ़ाएं या गुड्स बी का घटाएं, ठीक है। तो उससे जो कर्व बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का आउटपुट हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या नाम है कि एक कर्व बन गया, ठीक है। अब अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे कि अभी क्या नाम है, पाकिस्तान जैसे कंट्री है, वहाँ भुखमरी का क्या नाम है सिचुएशन है ना। तो अगर मान लो कि वो अगर यहाँ डिफेंस में अगर खर्च कर रहा है, गुड्स ए को मान लो डिफेंस है और गुड्स बी को मान लो खाना पीने का सामान है, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स है। अगर वो डिफेंस पे खर्च करे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड पे घट जाएगा, है ना, कंज्यूमर गुड घटता जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना।
और वो अगर टारगेट भी मान लो कि कोई अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री अगर वो टारगेट भी रखेगा कि हम इतने दूर तक अचीव कर लें, तो वो भी अनअटेनेबल होगा। बहुत बार होता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसको यही कहा जाता है कि आइडियल रिसोर्सेज या फिर अंडर यूटिलाइज वाला सिचुएशन हो जाता है ना। तो अगर हम टेबल के फॉर्म में देखें कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमेशा क्या नाम है, फिंगर और टेबल पे ही बेस्ड होता है। तो अगर हम टेबल के फॉर्म में इसको देखें तो एक मिनट, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर हम गुड्स, यहाँ पे गुड्स ले लिया और यहाँ पे कॉर्न ले लिया, ठीक है, मक्का ले लिया या कॉटन ले लिया, तो अगर ए बी सी डी कॉम्बिनेशन का आउटपुट है तो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम कॉर्न को अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ कॉटन का घटता जा रहा है, यही दिख रहा है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 10 9 7 4 0 है ना, इसे भी एक कर्व बना देंगे तो वो बन जाएगा, है ना। तो वही है कि मतलब इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया हुआ है ना। एक और कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें क्या बता रहा है कि इट रिफर्स to the potential benefit an individual, investor or business misses out in choosing one option over the another। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब हो रहा है कि अ, ये बेनिफिट बताता है, ऐसा कि कोई इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल पर्सन या इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला या बिजनेस, ठीक है, वो एक ऑप्शन को चूज़ करता है दूसरे के बदले। अब आगे क्या देखते हैं, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ फॉरगॉन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास जो भी अल्टरनेटिव था उसको हम त्याग दिया, उसके बदले जो लिए हैं उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट, मतलब जैसे होता है ना कि मान लो कि किसी पास अल्टरनेटिव है कि वो अर्न कर सकता है लेकिन एग्ज़ाम पड़ गया, ठीक है, कि एग्ज़ाम पड़ गया तो उसको पढ़ना ज़रूरी है ना। तो वो क्या करे, उसको पढ़ना है तो उसके लिए कॉस्ट उसको क्या करना पड़ा कि घंटे के बेसिस पे पढ़ा ना, घंटे के बेसिस पे जो इनकम होने वाला था उसका वो रुक गया, है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो यही बता रहा है, ठीक है, कि जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव उसके बदले जो हमें कॉस्ट लगा, ठीक है, दूसरे ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है ठीक है। समझ आया ना, मतलब इसका अगर मतलब मान लो कि कोई इसका दूसरा एग्जांपल ले लें कि वो तो कॉमन, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अम, कि अगर क्या क्या बोलते हैं कि क्योंकि हमारे पास, जैसे हम बार बार इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि रिसोर्सेस आर स्केयर्स है ना। रिसोर्सेज जो भी स्केयर्स है, रिसोर्सेज उसको टाइम पे भी हम लोग ले सकते हैं ना। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अब चाहे तो हम उसको कमा लिए तो पढ़ने पे लगा दें, है ना। तो वही हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बता रहा है कि एस्पेक्ट, मतलब की एस्पेक्ट क्या, मेन पॉइंट क्या बता रहा है कि टैरिफ ऑफ, मतलब ट्रेड ऑफ, टैरिफ बोलो, ट्रेड ऑफ मतलब बंटवारा करना है कि किस चीज़ में हम लोग को देना है, किस चीज़ में टाइम नहीं देना है या रिसोर्सेज खर्च करना नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को त्याग कर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के बारे में बताता और डिसीजन मेकिंग, यहाँ डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है ना, कि हम लोग कमा सकते थे लेकिन हम पढ़ाई पे खर्च करें, तो डिसीज़न ही लिया जा रहा है ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि मनमाना किया जा रहा है ना, डिसीज़न एक लिया जा रहा है, क्रिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है ना। तो ये तीन एस्पेक्ट, ट्रेड ऑफ यहाँ इन्वॉल्व होता है, नेक्स्ट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और डिसीजन मेकिंग लिया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, तो उसको हम लोग कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल मतलब एक मेन, सेंट्रल मतलब क्या होता है, सेंट्रल मतलब बीच वाला हो जाता है ना, द मेन डिसीजन मेकर। तो जैसे हमारे सेंट्रल पे कौन गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट है ना। स्टेट पे हमारे अगर हम देखें बिहार का तो नीतीश जी का गवर्नमेंट है ना। तो सेंट्रल, अगर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मेन जो, ठीक है, इसमें एक ये कमांड इकोनॉमी मतलब एक ऑर्डर वाले बेस्ड इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो वेयर द गवर्नमेंट मेक मोस्ट डिसीजन अबाउट
अबाउट व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, हाउ दे आर प्रोड्यूस एंड हु गेट देम। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही मेन डिसीजन मेकर होता है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर के लिए ज़्यादा करना है या कैपिटल मतलब इंडस्ट्री वाले के लिए प्रोड्यूस करना है 100 रुपया तो है ना, या डिफेंस पे खर्च करना है या हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना ज़्यादा है ना। जैसे बिहार की इकनॉमी का अगर हम ले लें तो इस पे बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो वो कर लें हम। ठीक है, तो अ, इस चीज़ पे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट किया है ना। तो इसमें तो वाह क्या गुड प्रोड्यूस करना है या सर्विस को किस सर्विस को देना है ना, और हाउ दे प्रोड्यूस, हम बार बार वही कह रहे हैं कि इसमें वही प्रॉब्लम कि हाउ दे लेबर को यूज़ करेंगे कैपिटल को, और हु गेट देम किसको मिलना चाहिए है ना। तो यही चीज़ हो गया सेंटर प्लान इकोनॉमी। तो मतलब एक सेंट्रल डिसीजन मेकर हो गया, ये मार्केट फोर्स से डिसाइड नहीं हो रहा कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, किस चीज़ का डिमांड है, ये है वो है, वो गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा। तो इसको सेंटर प्लान इकोनॉमी है। जैसे गवर्नमेंट डिसीजन लिया था उस टाइम कोविड-19 के टाइम कि जो एसेंशियल गुड्स कमोडिटी नहीं था, जो मतलब मास्क वगैरह, उस पे उसका प्राइस को स्टेबल या कम कर दिया गया था, कुछ इस टाइप से था। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया था ना, वो मार्केट मतलब डिमांड क्या है, और दूसरी बात है मतलब डिमांड तो बहुत हाई था लेकिन उसको स्टेबल किया गया था है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड था तो उसका दाम बढ़ने के चांसेस बहुत थे, तो उसको स्टेबल किया गया था। तो अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक मेन फीचर्स देखें तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक मतलब शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वॉल्व होता है ना। जैसे बोले गवर्नमेंट डिसाइड किया कि मास्क वगैरह का कोविड में कितना दाम मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ एक सेंट्रल प्लानिंग, जैसे हम बोले सेंट्रल लेवल पे प्लान होता है ना, मेन लेवल पे जैसे मोदी गवर्नमेंट डिसीजन बहुत सारा ले होता है कोविड-19 में। लिमिटेड मार्केट फोर्स, हाँ ठीक है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड किया जाता है ना, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा, पब्लिक ओनरशिप मतलब वही है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का हक हो जाता है, ओनर क्या हो गया मतलब हक हो गया है ना, गवर्नमेंट का हक हो गया है ना। तो इसका एक एग्जांपल दें कि क्या नाम है कि जैसे अगर हम ये वर्ल्ड लेवल पे एग्जांपल दें तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कहाँ कहाँ था, सोवियत यूनियन जो रशिया था पहले, वहाँ पे सेंट्रल प्लान, चाइना था, ठीक है, और क्यूबा जैसे कंट्री था वो और जैसे अगर रिसेंटली अगर एग्जांपल लें तो अभी के हिसाब से सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कहाँ जाता है, नॉर्थ कोरिया में। नहीं होते वो मोटा सा इंसान जो हमेशा अजीब अजीब से डिसीजन लेता है, तो उसको हम लोग करेंट लेवल पे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कह सकते हैं है ना। और मार्केट डिमांड और फोर्स कुछ काम नहीं करता है वो, तुम्हारा सेंट्रल प्लान अथॉरिटी है। ठीक है, वो जो मोटा सा क्या चुम जाम करके कुछ नाम है ना वो। अब एक मार्केट इकोनॉमी होगा कि इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम with the two forces known as demand and supply direct the production of goods and services। ठीक है, इट इज़ नॉट कंट्रोल बाई सेंट्रल अथॉरिटी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक तो डिमांड है और एक सप्लाई है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं डिसीजन हो रहा है। जैसे अब कोविड के जाने के बाद मास्क का डिमांड नॉर्मल हो गया जितना, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में ही होता है, या किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो वो करते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जो उस टाइम मस्ट था वो अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं डिसीजन ले रहा है, ये मार्केट फोर्स ये कर रहा है। ठीक है, मार्केट फोर्स की कैसा डिमांड है, नहीं है, ये सैनिटाइज़र का ही डिमांड कैसा है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रहा है। इसको हम फिगर से भी दिखाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेंट्रल इकोनॉमी को जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व के द्वारा होता है, तो हमेशा इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग माना गया है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कहा गया। तो इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से ही ये प्राइस डिटरमाइन हुआ और यहाँ पे क्वांटिटी आपका डिटरमाइन हुआ। तो मतलब कि ये हमेशा लेना है कि डिमांड कर्व क्या नाम है डाउनवर्ड हो रहा है और सप्लाई का जो मीटिंग हुआ पॉइंट हो गया वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी नीचे पे डिसाइड हो गया। एक बात और, डिमांड कर्व नीचे ही क्यों होता है, क्योंकि ये माना गया है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है उसका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड क्या बोलते हैं अ, मतलब जैसे जैसे प्राइस घटता है उसका डिमांड बढ़ता जाता है। ठीक है, और सप्लाई का उल्टा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड या सप्लाई भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो फेवर में हो जाएगा ना प्रोड्यूसर के, और डिमांड में फेवर में कब होता है, जब कंज्यूमर को सस्ता मिलता है ना। तो उसी दोनों का मीटिंग पॉइंट से हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं मार्केट वाले बोलते हैं सिस्टम में।
ठीक है, जो नॉर्मली आजकल मार्केट इकोनॉमी ही हर जगह चलता है, कहीं कहीं गवर्नमेंट लिमिटेड जगह पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चलता है, ठीक है, जहाँ कंट्रोल करना ज़रूरी होता है उसी पे, ठीक है। तो की एस्पेक्ट अगर हम देख लें, मेन पॉइंट्स क्या हो गए मार्केट इकोनॉमी के, प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं है किसी को क्या प्रोड्यूस करना है नहीं करना, जैसे यहाँ वो रशिया में है कि गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है कि क्या प्रोड्यूस नहीं करना, कंपटीशन होता है यहाँ पे, मतलब सिंगल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड, यहाँ कंपटीशन होता है, बिजनेसमैन देखेगा कि हमको यहाँ डिमांड मिला तो हम वो कर लेंगे, कोई और भी प्राइस, यहाँ कंपटीशन बहुत होता है, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा मतलब कंपटीशन है ना। और जिस चीज़ में सप्लाई कम होगा मतलब और डिमांड ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या निकलेगा कि वहाँ पे कंपटीशन कम है ना। तो जहाँ कंपटीशन कम है, अगर रिसेंट एग्जांपल ले, जैसे कि जियो वाला जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 5G का, अभी कोई शायद कंपटीशन में नहीं आया है, तो उसका बिक रहा है ना। तो वो एक तरह से यहाँ इस सिचुएशन में तो जियो जो हो गया आपका, वो सिंगल अथॉरिटी हो गया एक तरीके से, है ना, 5G शायद नहीं आया है। और ये चीज़ हो गया, मतलब लेकिन वो बहुत जगह बहुत सारे एयरटेल वगैरह सब कोई आ जाएंगे, तो यहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो फिर और भी प्राइस रिड्यूस हो जाए ना। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का यहाँ मिनिमम इंटरवेंशन होता है। तो एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि जैसे यूएसए में, ठीक है, जापान में और यूके में, ये सब इकनॉमी मार्केट इकनॉमी पे ही डिमांड की, कैसा डिमांड है कैसा सप्लाई है उसके हिसाब से ही डिटरमाइन होती है, ठीक है। और हमारा तो मिक्स्ड इकनॉमी है, वो आगे बताएंगे। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया मिक्स्ड इकनॉमी, इसका मतलब क्या गया, इट कंबाइन द एलिमेंट ऑफ बोथ मार्केट इकनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी, featuring private business alongside the government intervention and regulation, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों का मिक्सड अप है, प्लान भी है और सेंट्रल सॉरी प्राइवेट ओनरशिप भी है और सेंट्रल भी है। तो यहाँ पे क्या मतलब होता है ना, और एक बात और कहने के, आजकल ज़्यादातर मिक्स्ड इकनॉमी ही होता है, इंडिया में मिक्स्ड इकनॉमी है। हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर नहीं डिसाइड करता है, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लें, ठीक है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि जो राशन में क्या अगर उन लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब फार्मर को सही प्राइस नहीं होता, हम इतने में परचेस कर लेंगे, और राशन में जो गेहूँ चावल जो भी 2 रुपये 3 रुपये करके देते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, गरीब लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ मिले, है ना। या डिफेंस में गवर्नमेंट ही ज़्यादातर ओवर रूल किया हुआ है ना, ओवर पावर किया है। और अगर हम प्राइवेट में देख लें तो बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट वगैरह सब कुछ है ना, वो गवर्नमेंट तो कम ही है। मेडिसिन में आजकल जन औषधि करके आया है ना। तो हम कह सकते हैं कि हम मतलब हम क्या, हमारा क्या, मैक्सिमम इकनॉमी मिक्स्ड इकनॉमी ही है, ठीक है। अगर हम की फीचर्स देखें मिक्स्ड इकनॉमी का, तो क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों का एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस है ना। कि मतलब ऐसा नहीं सिर्फ पब्लिक सेक्टर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी जरूरी है, यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, मतलब हमेशा नहीं रहता है बट सम टाइम आते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे वो नहीं होता है कि क्या बोलते हैं हीरो, मतलब क्या बोलते हैं वो, कौन से मूवी में होता है कि कोई कोई गेस्ट रोल टाइप में होते हैं, तो उसी टाइप से होता है। फिर प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट इंटरप्राइज क्यों, क्योंकि देखो किसी भी डेवलपमेंट प्राइवेट ओनरशिप भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट रूल करे, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस भी बढ़ना ज़रूरी है ना, कंट्री की ग्रोथ के लिए बिज़नेस भी होना ज़रूरी है। और सोशल वेलफेयर भी, ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेसमैन ही सफल हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर भी ज़रूरी है। सोशल वेलफेयर जैसे कि जिनके पास नहीं है तो उनको फ्री एजुकेशन देने में, खाना नहीं, उनको फ्री फूड दिया जाए, है ना, या हाउसिंग दिया जाए। तो रेगुलेशन, जैसे हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं कि मास्क का जो था, है ना, उस टाइम रेगुलेट किया गया, जैसे जो सैनिटाइज़र था कोविड के 19 के टाइम, तो रेगुलेट किया गया था उनका प्राइस को, ठीक है। तो और ज़्यादातर इकनॉमी अगर इंडिया ही, तो मिक्स्ड इकनॉमी को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है, मतलब कि वो पॉसिबल ही नहीं है, वो चल नहीं पाता है, वो फिर वहाँ रेगुलेशन वगैरह हो जाएगा, वो मतलब कि थोड़ा डोमिनेंसी हो जाता है, ठीक है। ये प्राइवेट के हाथ में भी देने तो दिक्कत है ना, इंडिया जैसे कंट्री का, जहाँ अभी डेवलप कंट्री के लाइन में नहीं आया है, ठीक है, अभी भी इमर्जिंग इकॉनमी है, तो वहाँ पे लोग मतलब, और हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो बहुत ही हंगर इंडेक्स में, मतलब ये भुखमरी की जो इंडेक्स होती है उसमें बहुत लार्ज पॉपुलेशन वो है, भुखमरी से मरते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कुछ सोशल वेलफेयर भी लिया जाए ना, कि लोग भूखे ना मर के सोए, मतलब भूखे सोकर नहीं मरे, है ना। या इमरजेंसी में रेगुलेशन भी ज़रूरी हो जाता है ना। तो यही हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर्स।
अब हम एडवांटेज देख लेते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है। एफिशिएंसी मतलब अच्छे से काम करना, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट तरीके से, बेस्ट तरीके से काम करना। तो एफिशिएंसी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व है ना। सोशल वेलफेयर, जैसे हम अनाज का बोलेंगे, सोशल वेलफेयर को भी देख रहा है, अगर प्राइवेट सेक्टर उसको कम प्राइस पे नहीं दे पा रहा है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्राइसिस में मान लो कि क्राइसिस आ गया जैसे कि कोविड-19 है ना, तो उस टाइम जो लौट कर लोग आ रहे थे, है ना, तो उसको गवर्नमेंट होता है ना कि अकाउंट में भेजा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो गया, है ना, कि लोगों में मतलब कि वो उग्रता नहीं आया। फिर इसका डिसएडवांटेज देखें तो क्या है? पोटेंशियल फॉर इनएफिशिएंसी, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को फ्री में दे रहा है तो किसी को मोटिव क्यों रहेगा कि हम उसको मतलब कि अगर गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है तो उसका कोई परचेस, मतलब बहुत सारे लोग ये भी होता है ना कि राशन कार्ड जो इनको नहीं मिलना चाहिए वो भी लेते हैं, तो ये इनएफिशिएंसी को भी शो करता है। फिर हाई टैक्सेस, गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम रन करने के लिए हाई टैक्सेस लगाएगा, है ना। अगर फ्री ही अनाज दे रहा है या फ्री अकोमोडेशन दे रहा है तो उसके लिए वो हाई टैक्स लगाएगा, है ना। वो प्राइवेट सेक्टर पे। और फिर रिड्यूस कंपटीशन, मतलब यही कह रहे हैं कि अगर फ्री चीज़ कुछ मिल रहा है तो कंपटीशन कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करेगा। तो कोई कंपटीशन डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि कोई इंसान उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट ही नहीं करना चाहेगा, मतलब रिसर्च ही नहीं करना चाहेगा, है ना। अगर कंपटीशन रिड्यूस हो, गवर्नमेंट अगर मान लोगे कि क्या नाम है, एजुकेशन हर जगह फ्री कर दिया गया तो प्राइवेट सेक्टर तो बंद ही हो जाएगा ना, तो कंपटीशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।